आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत मेरे YouTube चैनल एम विथ राहुल सर में। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस जैसा कि नाम ही है तो ग्रामर से आता है, तो प्रश्न यह उठता है कि हम ग्रामर में किन किन टॉपिक्स को पढ़ें जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वॉइस, नरेशन और टेंस, इतने टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके सारे के सारे एरर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यही इतना मेन ग्रामर है। अब यह है कि अगर हमारे पास समय कम है और हमें कम समय में तैयारी करनी है तो फिर हम किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। तो कहा यह भी कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एरर के लिए कौन कौन सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है सिंटैक्स, सिंटैक्स के बाद आपका है टेंस, और अगर आपके पास में पढ़ने के लिए है तो इसके बाद आप पढ़ सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशंस। अगर आप इतने टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, मेन टॉपिक्स को, तो आपके सारे के सारे एरर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग को वर्क करना चाहिए एज ए स्कैनर, और उस स्कैनर में सारे ग्रामेटिकल रूल्स फिट होने चाहिए। जब आपके दिमाग में ग्रामर के सारे रूल फिट होंगे तो जैसे ही आपके सामने कोई एरर का क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें हमें कौन सा एरर है। फिर भी मैं इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ कि आपको कैसे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एरर के, कैसे आप कम पढ़कर भी एरर के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं। इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे, और इसके लिए मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस का एग्जांपल दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप देखिए, इनके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एरर के, कैसे आप इसमें एरर फाइंड आउट करेंगे। स्लैश के द्वारा क्वेश्चन पूछना, जैसे देखिए यहाँ तक ये स्लैश कर दिया, ऑप्शन स्लैश का निशान लगा तो ए ऑप्शन, फिर देखिए यहाँ बी ऑप्शन, सी और डी आपका रहता है नो एरर। अब इस क्वेश्चन में देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है, नो सूनर द बेल रैंग देन ऑल द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ देयर क्लासेज हेल्टर स्केल्टर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ पार्ट्स को जैसे अंडरलाइन है, नो सूनर द बेल, ये अंडरलाइन हो जाएगा यहाँ रैंक तक, ए ऑप्शन। फिर होगा क्या, देन ऑल द स्टूडेंट्स, तो इसमें देन को छोड़ देंगे, वो ऑल द स्टूडेंट्स को कर देंगे बी ऑप्शन। फिर लिखा आप देयर क्लासेज हेल्टर स्केल्टर कर देंगे सी ऑप्शन। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा अंडरलाइन नहीं है, सेंटेंस से केवल कुछ पार्ट अंडरलाइन है। तो आपको अपना जो दिमाग यूज करना है उन पार्ट्स यूज करना है जहाँ अंडरलाइन है, उसको तो सोचना नहीं उसके बारे में जो अंडरलाइन है ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई गलती है ही नहीं। इसी प्रकार तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है कि कभी कभी होता है कि पूरा पूरा पार्ट अंडरलाइन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ टाइड्स, ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इस द लिखा है ग्रेविटेशन, ये बी ऑप्शन, और अट्रैक्शन ऑफ द मून, ये सी ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन आपका रहेगा नो एरर। चौथा मैंने क्वेश्चन लिखा है, चौथे में क्या है, फोर्थ में एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे आर यू लिव्ड एलोन आर मैरिड, तो आर यू फर्स्ट ऑप्शन, लिव्ड एलोन है तो लिव्ड एलोन आपका हो गया ये सेकंड ऑप्शन, आर मैरिड थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन आपका रहेगा नो एरर। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो इस पैटर्न पर है कि उसमें नो एरर का ऑप्शन ही नहीं है। पूरे सेंटेंस को केवल 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, ए बी सी और डी। किसी न किसी पार्ट में गलती है, नो एरर है ही नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं गलती खोजना ही है। तो आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि अगर आपको कुछ नियम पता है सेंटेंस के, अगर आप सही पार्ट को अलग कर लेते हैं तो गलत तो अपने आप बाहर आ ही जाएगा। अगर आप सही को फाइंड आउट कर लेते हैं तो गलत तो अपने आप बाहर आ ही जाएगा। इसी नियम पर है, ये बहुत इसलिए आसान होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे लिखा था, फादर एज वेल एज हिज सन्स वर इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर। अब आपको अगर इसमें ग्रामर का नियम नहीं पता है तो आप इतना पता है कि देखिए वेल है, वेल आपका एडवर्ब है, पॉजिटिव डिग्री इसकी होती है, तो वेल आपका है, वेल के पहले एज, उसके बाद में एज आया है, तो ये आपका सही है, द फादर सही है। हो सकता है यहाँ ए फादर हो सकता था। हिज सन्स लिखा है, सन्स के अकॉर्डिंग वर है, इन्वॉल्व है, तो वर के बाद ये इन्वॉल्व कर दिया गया पैसिव वॉइस, वर के बाद वर की थर्ड फॉर्म आ गई, इन द मर्डर में कोई गलती नहीं। अब इसके लिए अगर आपको ग्रामर का नियम पता है, जैसे सिंटैक्स का क्वेश्चन है, ये सिंटैक्स का क्वेश्चन है कि सिंटैक्स में ये है पर्टिकुलर कुछ कंजक्शंस होते हैं, ऐसे कंजक्शंस होते हैं जिनसे जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब जो होती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार प्रयोग की जाती है। ऐसे कौन कौन से कंजक्शंस है? उसमें आपका विथ है, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, रन बाय, गवर्न बाय, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। देखिए द फादर एज वेल एज लिखा है हिज सन्स, इसमें जो वर्ब यूज की जाएगी वो यूज की जाएगी फादर के अकॉर्डिंग। इस फादर के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब यूज होगी, इस सन्स से कोई मतलब नहीं है। तो फादर है सिंगुलर, इसलिए यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर, तो हो जाएगा वॉच। सेकंड लिखा है कि नो सूनर द बेल रैंग देन ऑल द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ देयर क्लासेज हेल्टर स्केल्टर। अंडरलाइन किया गया, जहां अंडरलाइन है केवल आपको अपना दिमाग उसी में लगाना है। तो देखिए नो सूनर द बेल रैंग देन ऑल द स्टूडेंट्स, तो नो सूनर के साथ देन का प्रयोग आया है तो सही है, यानी इसमें कोई गलती नहीं है, हिस्सा सही है।
ऑल द स्टूडेंट्स में कोई गलती नहीं है। रैन आउट सही है क्योंकि यहाँ रैंक है वर्ब के सेकंड फॉर्म, यहाँ भी रैन आउट है वर्ब के सेकंड फॉर्म, इसमें कोई गलती नहीं है। आप दियर क्लासेस है, दियर का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो दियर का प्रयोग स्टूडेंट्स के लिए हुआ है, यानी प्रोनाउन भी सही है। हेल्टर स्केल्टर सही है। अब इसमें है गलती क्या? इसमें है नियम पूछा गया है आपका इन्वर्जन ऑफ वर्ब का। इन्वर्जन ऑफ वर्ब इज दैट कंडीशन व्हेन सब्जेक्ट कम बिफोर द वर्ब। और ऐसा कब होता है? कुछ पर्टिकुलर ऐसे एडवर्ब्स हैं जो सेंटेंस के शुरू में जब आते हैं तो उनके बाद पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, उसी में आपका नो सूनर भी है। इस क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये देखिए रैंक वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ आपको लाना पड़ेगा वर्ब, तो वर्ब इसका रैंक नहीं आएगा पूरा पूरा, यहाँ केवल डिड लिख दीजिए तो हो जाएगा नो सूनर डिड, और यहाँ रैंक के स्थान पे हो जाएगा रिंग। तो नो सूनर डिड द बेल रिंग देन ऑल द स्टूडेंट्स रैन आउट। तब इस तरह ये क्वेश्चन सही होगा। तीसरा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ टाइड्स इज द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द मून। तो पूछा गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ द टाइड्स इज द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द मून। अब देखिए इस पार्ट में है क्या कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ टाइड्स, जब आप से जुड़कर दो नाउन आ जाए तो वर्ब जो होती है पहले वाले के अनुसार प्रयोग होती है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काज एक वर्ड है और टाइड्स यहाँ पर दूसरा देखिए वर्ड, और वर्ब जो होगी टाइड्स के आर्डिंग नहीं काज के आर्डिंग आएगी। काज अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर यानी एज, इसका प्रयोग यानी फिर सही है। अगर यहाँ काजेज होता तो आर हो जाता। अब ये हिस्सा आपका सही हो गया। द है मोस्ट है तो सुपरलेट डिग्री है, इसके पहले दा का प्रयोग है, ये सही हो गया। काज है सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग वर्ब है सिंगुलर, ये भी सही हो गया। अब आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे ये हिस्सा सही हो गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अट्रैक्शन ऑफ द मून, अट्रैक्शन ऑफ द मून हो सकता है कि अट्रैक्शन ऑफ द मून है क्या? इज द ग्रेविटेशन, तो अट्रैक्शन ऑफ द मून भी सही है। अट्रैक्शन ऑफ द मून में कोई गलती आपको नहीं है, सही है। अब दो हिस्से आपके सही हो गए, यानी ए पोर्शन और सी पोर्शन आपका सही है। बी में देखिए इज द लिखा है ग्रेविटेशन। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल क्या है? एक्चुअल में ये क्वेश्चन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप पढ़ते हैं कि कैसे वर्ब से नाउन बनता है, कैसे एडजेक्टिव से नाउन बनता है, वहां से लिया गया है। तो अट्रैक्शन चूंकि आपका है नाउन और इसकी विशेषता बताएगा, इसको क्वालिफाई करेगा एक एडजेक्टिव, तो ग्रेविटेशन का हो जाएगा एडजेक्टिव ग्रेविटेशनल, यानी गलती यहाँ पूछी ग्रेविटेशनल की। तो ग्रेविटेशनल जब लिख देंगे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो सेंटेंस आपका हो जाएगा ये सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ लिखा है कि आर यू लिव्ड एलोन आर मैरिड। आर यू लिव्ड एलोन आर मैरिड, इस सेंटेंस को तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया। आर यू लिव्ड एलोन आर मैरिड। अब इसमें गलती क्या है? आपको लगेगा देखिए आर है कि आर के बाद लिव्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, सही लग रहा है, कोई गलती है नहीं। लेकिन इसको जब आप इसका अर्थ निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आर यू लिव्ड एलोन की जगह होना चाहिए आर यू लिविंग एलोन। क्या तुम अकेले रह रहे हो? अकेले रहने के लिए आपको रह रहे हो के लिए आपको यूज करना होगा यहाँ पर आर यू लिविंग एलोन, यानी आपका सेकंड पोर्शन इसमें इरर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए लिखा, यू विल इधर हैव टू इंप्रूव योर वर्क आर आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम द स्कूल। इधर आर का क्वेश्चन है। इधर आर का क्वेश्चन सिंटैक्स में पढ़ाया जाता है। सिंटैक्स में इसका क्या रूल है? इधर आर निधर नार का, कि जब दो सब्जेक्ट इधर आर निधर नार से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा आर और नार के बाद आने वाले सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार प्रयोग की जाती है। अब हम देखेंगे क्या आर और आर के बाद जो वर्ब आई है, तो आर के बाद देखिए सब्जेक्ट है इसका ये आई, वर्ब यहाँ पर है सेल, तो सही ही है, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। आइदर के बाद देखेंगे यहाँ हैव टू आया है, तो हैव किसके लिए आया है? तो ये यू विल हैव टू आया है। अब इसमें एक दूसरा रूल पूछा गया, इसमें दूसरा रूल है इधर आर का कंजक्शन का, कि इधर आर और निधर नार के बाद सेम काइंड ऑफ वर्ड आना चाहिए। अर्थात अगर इधर के बाद एडजेक्टिव तो आर के बाद एडजेक्टिव, अगर इधर के बाद प्रीपोजिशन तो आर के बाद प्रीपोजिशन, अगर इधर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन तो आर के बाद भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही होना चाहिए। देखिए यहाँ इधर के बाद लिखा है और यहाँ आर के बाद लिखा है आई, तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि जैसे आर के बाद यहाँ प्रोनाउन आया है वैसे इधर के बाद भी यहाँ प्रोनाउन आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इधर को यहाँ से हटा दें अगर हम, और इधर को ले आए यहाँ रख लें, यानी हम कर दें इसको इधर यू विल हैव, तो देखिए इधर के बाद भी यू हो जाएगा और आर के बाद भी क्या हो जाएगा, क्या हो गया आई। अब ये सेंटेंस आपका होगा सही। तो इस प्रकार से यानी गलती जब आप इसमें खोजेंगे तो आपको पहले पोर्शन आपका इधर आपको चूज करना होगा। इस प्रकार से आप इधर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये कहना कि केवल सिंटैक्स पढ़कर, केवल टेंस पढ़कर इरर के सारे क्वेश्चंस हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। खासकर एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में जहाँ पे 10 क्वेश्चंस आते हैं इरर के, इंप्रूवमेंट के होते हैं 10 क्वेश्चंस। इरर तो पूरे 10 के 10 आपके रहते हैं। ग्रामर के इंप्रूवमेंट में भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के। इसके लिए आपको ग्रामर की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कोई ट्रिक है, ट्रिक केवल इतनी ही इरर की है कि आपको अगर कुछ पढ़ें, आप थोड़े बहुत नियम की आपको जानकारी, आपके पास समय कम, आपने कम पढ़ा, कुछ टॉपिक्स पढ़ा है, तो आप सेंटेंस के सही पार्ट को अलग कर लीजिए, इरर अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। एक ट्रिक ये है। दूसरी ट्रिक ये भी है
मतलब ट्रिक ही है, रूल नहीं है। दूसरी ट्रिक यह है कि क्या 10 क्वेश्चंस हैं और आपको 10 क्वेश्चंस में से आपने किसी एक या 2 क्वेश्चन में आपने नो एरर फाइंड आउट खोज लिया कि उसमें नो एरर नहीं है, तो ऐसा कहा जाता है कि 8 क्वेश्चंस में आपको एरर नहीं होगा, यानी आपको फिर कहीं ना कहीं एरर कर ही देना है टिक सेंटेंस के किसी पार्ट में। अब वही है कि फिर सही पार्ट को अलग कर लीजिए, गलत जहाँ लगे आपको वहाँ एरर कर दीजिए। फिलहाल रिस्की अफेयर है, रिस्की है, इसके सबसे अच्छा उपाय यही कि आप पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। अब मैं आपको एसएससी स्टेनोग्राफर का 2017 का एक पेपर करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एरर के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कैसे एसएससी स्टेनो में एरर के क्वेश्चंस आते थे ये बता रहा हूँ आपको। ये पेपर आपको दिख रहा है, एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर है। एग्जाम डेट है इसका 12 सितंबर 2017। मेरे ही विद्यार्थी अभय गुप्ता का पेपर है ये, और इस समय इनका सिलेक्शन है हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, इलाहाबाद में इनकी पोस्टिंग है, उन्हीं का पेपर है। इस पेपर में आपको कराने जा रहा हूँ एरर के क्वेश्चंस विथ आंसर है पेपर, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एरर के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। सेवनटीन में आराम ये था कि एरर के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 आते थे, और बाद में क्या हुआ कि अब एरर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जम्बल्ड होते हैं। आपको एक एरर का क्वेश्चन मिलेगा तो अगला पैसिव हो सकता है, कोई इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। पहले लाइन से एक एक करके सारे एरर के क्वेश्चन रहते थे। अब से लिखा द नंबर ऑफ लिखा है गेस्ट्स इनवाइटेड टू द पार्टी आर 500। इस क्वेश्चन में क्या एरर है, तो ये आपका है सिंटैक्स का ही क्वेश्चन। द नंबर है, द नंबर के साथ द नंबर आपके बाद गेस्ट, तो द नंबर ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब क्या होती है सिंगुलर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इज हो जाएगा 500। देखिए एक पैटर्न ये भी है एरर का, ये तो मैं आपको बताना भूल गया कि 1 2 3 4 ऑप्शन कर दिया जाता है, 1 2 3 4, और ऑप्शन करके इसमें पूछा जाता है आपका एरर का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए लिखा 102 आवर समर वैकेशन इज लिखा है बिटवीन 10th मई टू लिखा है 10th जून। अब इसमें क्या है कि ये कंजक्शन का क्वेश्चन है। जब आपको पता रहेगा कि किस टॉपिक का क्वेश्चन कैसे पता रहेगा, जब आपके पास ग्रामर के नियम की जानकारी, जैसे लिखा आवर समर वैकेशन, वैकेशन देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, ये सही हो गया, आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से। सब्जेक्ट पहले सही कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब सही कीजिए, समर वैकेशन ये सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर सही है। अब बिटवीन, बिटवीन लिखा है 10th मई टू लिखा है 10th जून, तो बिटवीन का इसमें रूल पूछा गया कि बिटवीन के साथ क्या आता है, तो बिटवीन के साथ हमेशा कंजक्शन एंड का प्रयोग होता है, ना कि टू का। फ्रॉम के साथ आपका आता है टू, और बिटवीन के साथ आपका आता है एंड आता है। 103 देखते हैं। 103 लिखा है कि इधर अंकित आर ज्योति हैव डन दिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जब दो सब्जेक्ट इधर आर या इधर नार से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो यहाँ ज्योति के अकॉर्डिंग हो जाएगा है, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इसमें गलती आपका हो जाएगा थर्ड पोर्शन में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104 लिखा है कि अनलेस गीता अप्लाइजेस शी शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू पिकनिक। अब इसमें क्या देखिए, शुड नॉट बी, तो शुड नॉट बी मतलब पैसिव वॉइस हो गया, तो शुड के बाद जब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अलाउड एकदम सही लिखा है। अनलेस गीता अप्लाइजेस, तो गीता के साथ सिंगुलर वर्ब, ये भी सही, यानी सब्जेक्ट वर्ब हम पहले देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब सही करेंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सही है। वर्ब चेक किए तो वर्ब देखें कि सी यहाँ पर लिखा है शुड, शुड के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी सही है। टू वो भी सही है। टू पिकनिक देखिए, टू पिकनिक, फिर वही प्रीपोजिशन की गलती इसमें है, क्यों, क्योंकि पिकनिक है उसके पहले होना चाहिए आन, आने टूर, आने पिकनिक, आने जर्नी होता है, तो वहां होना चाहिए गो, आने पिकनिक होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 105 देखते हैं। 105 आपका है आई मेट द जेंटलमैन टुडे इवनिंग ऑन माई वे बैक टू होम। आई मेट द जेंटलमैन, मैं मिला जेंटल आदमी से, देखिए द का प्रयोग नोटिस कर लीजिए, आर्टिकल है, हो सकता है गलती हो सकती है। टुडे इवनिंग ऑन माई वे बैक, तो टुडे इवनिंग सही है, ऑन माई वे बैक ये भी सही है, टू होम का प्रयोग भी सही है। तो आई मेट द जेंटलमैन के स्थान होना चाहिए आई मेट ए जेंटलमैन, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आप किस जेंटलमैन से मिल रहे हैं। द एक डिफिनिट आर्टिकल है, जबकि ए और एन आपके होते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल, तो हमें ये नहीं पता वो जेंटलमैन कौन सा जेंटलमैन, इसलिए हम यहाँ पर ए और एन का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा आई मेट ए जेंटलमैन, यानी आपका ए में गलती है। अब आई देखते हैं 106 पर। 106 है इफ आई वाज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन सिंटैक्स का। इफ आई वाज, जब भी आप देखते हैं इफ से कोई सेंटेंस शुरू होता है और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बताता है पास्ट की कल्पना को, पास्ट की फैंटेसी को। तो इफ आई वाज ही यहाँ पर हो जाएगा इफ आई वर ही, सिंटैक्स का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट रिगार्डिंग वर्ब का प्रयोग है, बाकी सब कुछ सही है। 106 देखते हैं। 107 आपका है कि राम इज सुपीरियर देन श्याम इन हिज विजन ऑफ करप्शन फ्री इंडिया। इसमें है एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, कैसे, क्योंकि सुपीरियर है, सुपीरियर एक ऐसा एडजेक्टिव से लैटिन वर्ड है जिनके बाद हमेशा आता है टू, तो सुपीरियर के साथ यहाँ पर हो जाएगा टू, आपका फर्स्ट पोर्शन में गलती। देखिए राम के साथ वर्ब देखिए इज, अब मेरे अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो चूंकि मैं तो तुरंत ग्रामर के नियम को पकड़ लेता हूँ,
ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब ग्रामर के नियम की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए क्या है कि पहले सब्जेक्ट वर्ब देखिए। फिर से लिखा है श्याम इन हिज, लिखा है विजन ऑफ करप्शन फ्री इंडिया, तो करप्शन फ्री इंडिया भी सही है। अब जानकारी रहेगी कि भाई ये सुपीरियर ऐसा एडजेक्टिव है OR वाला जिसका हमेशा टू आता है, तो आपका एरर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। 108 देखिए लिखा, 108 लिखा नीता सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द ओसिनारा क्लब सिंस 10 ईयर्स। अब वहाँ देखिए सिंस 10 ईयर्स है। सिंस 10 ईयर्स, सिंस का प्रयोग जो होता है वो डेफिनेट टाइम के लिए होता है, और इनडेफिनेट टाइम के लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी। अब यही लास्ट हो जाता तो सिंस लास्ट 10 ईयर्स सही हो जाता, और उसी 10 ईयर्स के पहले अगर दा होता तो हो जाता फार दा हो जाता 10 ईयर्स। तो अभी सिंस 10 ईयर्स लिखा वो गलत है, वहाँ पे होना चाहिए फार 10 ईयर्स हो जाएगा, सेंटेंस आपका हो जाएगा सही, यानी आपका थर्ड पोर्शन में गलती है। 109 देखते हैं, 109 लिखा था कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाय इट्स वाटर प्यूरीफायर्स। द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाय इट्स वाटर प्यूरीफायर्स। इसमें देखिए द कंपनी सिंगुलर है, वर्ब हो गया सिंगुलर, इज यूजिंग इन्फ्लुएंस। परसुएड पीपल लिखा है ये भी सही है, टू बाय ये भी सही है, इट्स का प्रयोग किया गया है कंपनी के लिए तो ये भी सही है, यानी सेंटेंस में कोई गलती आपका नहीं है, नो एरर हो जाएगा। 1010 देखते हैं, 1010 क्या है, माई मदर हैज रिटर्न बैक। माई मदर सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट वर्ब चेक करिए, सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर है, ये सही है। रिटर्न बैक, रिटर्न बैक का ये रूल होता है कि रिटर्न के साथ कभी भी बैक का प्रयोग नहीं होता, कम के साथ बैक होता है लेकिन रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं होता है। टू दिल्ली डे बिफोर यस्टरडे, यानी बीता हुआ जो परसों, तो इसमें सब कुछ सही है। माई मदर सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग गलत है, आपका सेकंड पोर्शन में गलती हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एरर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे के सारे जितने भी आपके एरर के क्वेश्चंस के हैं टॉपिक